हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि पॉवर्टी क्या होती है, अर्बन केसेस उसके हमने देखे थे, रूरल केस देखा था, और किस किस वजह से मतलब क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को बताया गया है लैंडलेसनेस और ये इश्यूज़ हैं कि भाई ये सब चीज़ें हैं तो इंसान के गरीब होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। सोशल एक्सक्लूजन मतलब समाज में एक तरह से अलगाव हो जाना, बाहर निकाल देना, मतलब कि एक गरीब इंसान है तो वो गरीबों के साथ रहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये वाली चीज़ होती है सोशल एक्सक्लूजन की। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई अगर किसी इंसान के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो उसको मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो पर्सन वल्नरेबल है। तो ये हमने चीज़ देख ली थी। अब आता है पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि जैसे कि एक सपोज एक लाइन ही बना दी है कि अगर इस लाइन से नीचे लोग आ रहे हैं तो वो गरीबी रेखा, मतलब इसको हिंदी में गरीबी रेखा बोलते हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं और इससे ऊपर वाले कंपैरेटिवली मतलब इतने पुअर नहीं हैं। और मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं कि इस लेवल पे इतना अमीर है, इतने पे टॉप से, मतलब एक पूरी कई सारे स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। अब जो पॉवर्टी का डिस्कशन होता है पूरा का पूरा, तो हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि भाई ये इंसान गरीब है, तो उसके लिए बेसिकली एक पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं इनकम को या फिर कंजम्पशन लेवल्स को, कि भाई इंसान कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना इस्तेमाल कर रहा है किस चीज़ का। पर्सन को हम पुअर कंसिडर करते हैं अगर उसकी इनकम या फिर उसका कंजम्पशन लेवल, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े या घर या उसका व्हीकल या हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि भाई इतनी मिनिमम लेवल हमने डिफाइन कर दिया कि अगर इतना है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है वरना नीचे है। तो मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, कि भाई इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो अगर उसकी पूरी हो रही हैं तो वो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगा, वरना वो नीचे आएगा। तो नेसेसरी क्या है कि सेटिस्फाई करना बेसिक नीड्स को अलग अलग टाइम पर और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए ना, देखिए अलग समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ज़रूरतें भी इंसान की बढ़ती जाती हैं, तो वो ये चेंज होता रहता है उसमें। और अलग अलग देश में पॉवर्टी लाइन अलग अलग तरीके से मेजर की जाती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट के हिसाब से पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया जाता है। अगर यूएस में किसी के पास कार नहीं है तो शायद वो गरीब है, बट अगर इंडिया में किसी के पास कार है तो भाई वो तो एक लग्जरी है। जिसके पास इंडिया में कार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब अमीर इंसान समझा जाता है। और यूएस में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसे गरीब समझा जाता है। तो यही है कि पॉवर्टी लाइन जो डिटरमाइन की जाती है वो अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से की जाती है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, पॉवर्टी लाइन हम लोग डिटरमाइन करते हैं मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, कि भाई इतना खाना, उसके पास कपड़े, फुटवेयर, चप्पलें, फ्यूल एंड लाइट, कि भाई उसको खाना बनाने के लिए किस चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहा है, लकड़ी का कर रहा है, सिलेंडर का कर रहा है, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, उसकी एजुकेशन कितनी है, और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या वो इंसान अपनी पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन सारे के सारे फैक्टर्स को लेकर के हम लोग पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। तो ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस किस चीज़ को लेकर आकर हम लोग पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर रहे हैं। अब ये सारी के सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब इनको भाई कितने एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, और उसको कपड़ों के लिए कितना पैसा लगेगा, खाने के लिए कितना पैसा लगेगा, उसका एक बेसिक मिनिमम निकाल लिया जाता है कि भाई इतने से कम में तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। और फिर इतने पैसे में वो इतना खाना ले सकता है। उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, एक इंसान की कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारा जो फूड होता है, सीरियल्स हो गए, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर। सीरियल्स जैसे आप जो ये खा रहे हैं, राइस हो गया और रागी, ज्वार है ना, ये सारे सीरियल्स हो गए। फिर दालें हो गई, वेजिटेबल, दूध, ऑयल, चीनी, जो हमारी बेसिक डेली की खाने की चीज़ें होती हैं, उससे हमें कितनी कैलोरीज यानी कि कितनी एनर्जी, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। और फिर इससे हमें समझ में आता है कि एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज हमारी बॉडी में एक तरह से एनर्जी यूनिट, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने का हमें काम करती हैं। तो कितनी कैलोरीज चाहिए और किस खाने से कितनी कैलोरी मिलेगी। अगर एक पर्सन इतना पर्टिकुलर खाना खा रहा है तो उसको इतनी कैलोरीज मिल जाएंगी, वो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। और फिर कैलोरी नीड्स हम लोग कि भाई एक एज के हिसाब से भी वेरी करती हैं। बच्चे को कितनी, बच्चे को अलग चाहिए और एक बूढ़े को और एक यंग एडल्ट को अलग
टाइप ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है, अलग अमाउंट ऑफ खाना चाहिए होता है, और जेंडर में भी डिफरेंट करता है। एक मेल को और फीमेल के भी खाने की नीड्स और उसकी कैलोरी नीड्स काफ़ी अलग होती है। फिर जो इंसान काम कैसा कर रहा है, अगर इंसान को पूरे दिन बैठने का काम है तो उसको कम कैलोरीज चाहिए, और किसी का पूरे दिन मेहनत करने का, जैसे कि एक रिक्शा वाला है या फिर कोई एक लैंड लेबर है, उसको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो हर चीज़ हम लोगों ने डिफाइन कर दी है। उसके बाद हम लोगों ने निकाला है इंडिया में एक पर्सन को जो कि गाँव में रह रहा है, एक रूरल इलाके में रह रहा है, उसको 2400 कैलोरीज चाहिए होती हैं एक दिन में। तो अगर एक पर्सन को गांव के इलाके में 2400 कैलोरीज और शहर के इलाके में 2100 कैलोरीज पर पर्सन एक व्यक्ति को मिल रही है, तो मतलब उसकी लाइफ में वो ठीक ठाक कर रहा है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अब रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसा मतलब जनरली हम लोगों ने ट्रेंड देखा है और ऐसा होता है कि जो गाँव के इलाकों में रहते हैं उनको फिजिकल लेबर काम मतलब मेहनत का काम ज़्यादा पड़ता है, शहरों में मेहनत का काम कम पड़ता है, इसलिए कैलोरीज रिक्वायरमेंट शहरों की 2100 हैं, और जो गांव के लोगों की कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो 2400 मानी जाती है। एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया है। तो यही है कि जो गांव के लोग हैं फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं शहर के लोगों से। अब मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। अब वो पैसा कितना खर्च करता है एक इंसान पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, खाना खरीदने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। और हम ये भी चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि टाइम के साथ साथ पैसे का, चीज़ों का रेट बढ़ भी जाता है, पैसा बढ़ जाता है चीज़ों का, तो उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है वो टाइम के साथ साथ सालों में 10-10 साल में जो है चेंज भी होती रहती है। अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली कि भाई इतनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इतने की ये मिल रही हैं, है ना, और किस देश में किसको गरीब मानेंगे, ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम इंडिया पे आएँ तो ईयर 2012 और 11-12 क्यों लेते हैं हम लोग, इसलिए लेते हैं क्योंकि इस साल हुआ था सेंसस, यानी कि जनगणना, लोगों की गिनती की गई थी हमारे देश में 2011-12 में। और अब 2021 में सेंसस आ जाता, बट पेंडेमिक के बाद क्योंकि इतनी ज़्यादा हो नहीं पाई है तो मे बी शायद थोड़ा लेट आया, फिर डेटा आ जाए। तो उसके बाद आपको सारी बुक्स में 2011 की जगह आपको 2021-22 दिखने लगेगा। तो फिलहाल हमारे पास यही डेटा है 2011-12 का। इसमें जो पॉवर्टी लाइन है वो एक पर्सन के लिए फिक्स कर दी है कि अगर एक इंसान महीने में 816, मतलब पूरी फैमिली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है। अगर एक पर्सन एक महीने में 816 कमाता है गांव के एरिया में अगर एक पर्सन एक महीने में 816 रुपीज़ कमा रहा है, और एक अर्बन एरिया शहर में रहने वाला पर्सन 1000 रुपये कमा रहा है एक महीने में, मतलब एक महीने में गांव में रहने वाला इंसान 816 रुपये कमा रहा है, और शहर में रहने वाला अगर इंसान एक महीने में 1000 रुपये कमा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा। मतलब वो इतना भी गरीब नहीं है कि वो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। पूरे फैमिली की नहीं बात हो रही है यहाँ पे फैमिली की नहीं, एक इंसान की। तो अगर एक इंसान को एक महीने में 1000 चाहिए, तो अगर 5 लोगों की फैमिली है तो कम से कम उसको 5000 रुपये चाहिए महीने में, अगर उसे पॉवर्टी लाइन से ऊपर रखना है तो इसमें यही है कि रूरल एरियाज़ में तो 816 है और अर्बन एरियाज़ में ये अमाउंट 1000 रुपये है। अब डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज़, अब कैलोरी रिक्वायरमेंट तो अर्बन एरियाज़ में कम है, बट अमाउंट उसका हम लोगों ने ज़्यादा क्यों लिया है, क्योंकि शहरों में खर्चे ज़्यादा होते हैं। बेसिक एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो थोड़े महंगे में मिलती हैं, महंगे दाम में मिलती हैं। तो ईयर 2011-12 के लिए एक फैमिली जिसमें 5 मेंबर्स हैं, अगर वो गांव में रह रहा है तो उसको कम से कम 4080 रुपये तो कमाने पड़ेंगे एक महीने में। 5 लोगों की फैमिली है तो उस फैमिली में 4080 रुपीज़ अगर मंथ के आ रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ठीक है, सॉरी, अगर इतने आ रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और अगर 4080 से कम आ रहे हैं ना तो वो यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब वो इंसान बहुत गरीब है। और सिमिलर अगर अर्बन एरिया में कोई इंसान महीने के 5000 कमा रहा है और उसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। और 5000 से कम कोई पर्सन कमा रहा है जिसकी 5 लोगों की फैमिली है तो वो वही नीचे आ गया, काफ़ी गरीब हो गया, क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स इससे कम में पूरी नहीं होंगी अगर उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। तो अगर 10 मेंबर्स हो गए, वो इंसान 5000 कमा रहा है महीने के और फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो सोचिए वो तो बहुत ही बुरी हालत होगी ना। तो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की जाती है नॉर्मली हर 5 साल में, इसको हम लोग पीरियडिकली चेंज करते रहते हैं सर्वेज वगैरह लेकर के। और ये सर्वे कौन लेता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो पॉवर्टी लाइन है हम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं कि भाई इतनी इतनी ज़रूरत है, तो ये सारा कुछ सर्वे किया होगा ना, कुछ लोगों से बातचीत की होगी, कुछ है ना, बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए होंगे, सैम्पल टेस्ट हुए होंगे। तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO का जो डेटा निकालते हैं, डेटा निकाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये NSSO गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये काम करती है और इसके अकॉर्डिंग ये पॉवर्टी लाइन
लाइन डिटरमाइन की जाती है। हाउएवर कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब ये NSSO तो हमारे देश के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए काम करता है, बट हम लोगों ने देखा है ना कि एक देश के लोग इतना कमा रहे हैं, दूसरे देश के लोग इतना कमा रहे हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का डेटा लेती है और उसमें फिर वो पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करती है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई एक इंसान एक दिन में $1 कमा रहा है, मतलब एक व्यक्ति अगर एक दिन में $1, यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें तो आज के टाइम पे 73.5, मतलब 73 रुपीज़ अगर एक इंसान एक दिन में कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर है वो। तो ये हम लोगों ने देख लिया पॉवर्टी लाइन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक लाइन बना दी गई है कि इस लाइन से, एक लाइन क्या है? लाइन बेसिकली पैसों की है। अगर एक इंसान एक दिन में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 73 रुपीज़ कमा रहा है इंडिया में, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आता है। वरना अगर वो 50 रुपये कमा रहा है कोई पर्सन, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया। एक पर्सन की बात हो रही है, और फैमिली में तो फिर आप जितने भी मेंबर्स हैं उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एक इंसान को अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरे करने के लिए इतने पैसे चाहिए एक दिन में। अब नेक्स्ट आता है पॉवर्टी एस्टिमेट, कि भाई पॉवर्टी को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है। तो टेबल 3.1 में हम लोगों ने देखा है, देखिए ये वाली है टेबल 3.1, एक सेकेंड नीचे है। तो टेबल 3.1 यहाँ पर ये है, हम लोगों को बताया गया है कि 1993 और 94 में अर्बन एरिया में 50% लोग गरीब थे, और रूरल एरिया में, गांव में 50% लोग गरीब थे और अर्बन एरिया में 31। तो ये कुछ टेबल में हम लोगों को बताया हुआ है कि कैसे कैसे पॉवर्टी कम हुई है। 2011-12 में गाँव में 25% लोग गरीब हैं और शहर में 13% लोग पॉवर्टी लाइन से, मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। तो इसमें हमें ये बताया गया है पॉवर्टी के एस्टिमेट्स के बारे में कि हम लोगों ने देखा कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से जो पॉवर्टी है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। लगभग 45% जो थी पूरे देश में 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे 1993 में। अब 2004-05 में जब हम लोगों ने देखा तो 37% हो गए। ये प्रपोर्शन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन का वो और ज़्यादा कम हो गया 2011-12 में। 2011-12 में हमारे देश में 21.9% लोग गरीब हैं एज़ पर गवर्नमेंट डेटा। अगर यही ट्रेंड रहा तो हमारे देश में जल्दी ही लोग 20% से भी कम गरीब लोग रह जाएंगे, और परसेंटेज ऑफ लोग जो कि पॉवर्टी लाइन में हैं वो 1973 से काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। मतलब ये पूरा का पूरा डेटा है, डेटा आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं, आपको एक डेटा याद रखना है ये वाला, कि 1993 में हमारे देश की 45% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में थी, और फिर उसके बाद अब जो डेटा आएगा, अब तो लगभग आप 1993 में कितना था 45%, और अगर आप लोग 2020 की बात करें तो आप लिखेंगे बिलो 21%, मतलब 21% हमारे देश की जो जनसंख्या है, देश की पॉपुलेशन का 21% से भी कम अब लोग जो हैं वो गरीब है। मतलब सपोज करिए अगर इस देश में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से अब 20 ही लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ये है इस चीज़ का मतलब। और 1993 में अगर हमारे देश में 100 लोग रहते थे तो कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे? 45 लोग। सिंपल सा ये इसका मतलब है। तो पॉवर्टी एस्टिमेट हमारे देश में NSSO के डेटा पर किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में कौन करता है? वर्ल्ड बैंक ये डेटा हमें बताता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन की डेली, एक दिन की इनकम $1 से कम है तो वो गरीब है, वरना $1 से ज़्यादा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अमीर तो नहीं है बट वो गरीब भी नहीं है। अब आता है वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल लोग, हम लोगों ने वल्नरेबिलिटी का मतलब देख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, कि भाई चीज़ों से जो वंचित रह जाते हैं, जिनके पास कोई चीज़ें मतलब एक्सेस करने के लिए पैसे की कमी है या फिर हेल्थ की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो वल्नरेबल है। अब वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे देश में? बेसिकली देखते हैं, जो SC, ST और फिर OBC कम्युनिटी, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ काफ़ी सारी, या फिर विमेन, एल्डरली, चाइल्ड, है ना, गर्ल चाइल्ड स्पेशली, इनको हम लोग वल्नरेबल ग्रुप्स में काउंट करते हैं। तो प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो है ना बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सारे के सारे सोशल ग्रुप्स में वो सेम नहीं है, और सारी इकोनॉमिक कैटेगरीज में भी सेम नहीं है। जैसे कि सोशल ग्रुप्स जो कि मोस्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब इनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं गरीब होने के, वो है शेड्यूल्ड कास्ट, SC, ST कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनके गरीब होने के हमारे देश में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक ग्रुप्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो लोग होते हैं, पैसे से रिलेटेड हम बात करें, जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर है, जो खेतों में लेबर काम करती है, वो सबसे ज़्यादा उनके गरीब होने की प्रोबेबिलिटी है। और शहरों में जो लोग मजदूरी का काम करते हैं उनका सबसे ज़्यादा गरीब होने के चांसेस होते हैं। तो 3.1 का जो ग्राफ था इसमें हम लोगों ने देखा था अलग अलग लोग जो गरीब हैं। अब देखिए, although average for people below poverty line for all groups in India is 30,
48 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। तो देखिए इसमें क्या है ना कि हमारे देश में ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ग्राफ 3.1, इसमें शेड्यूल ट्राइब जो रूरल एरियाज़ में हैं वो 45% गरीब हैं। तो अलग अलग हमें डेटा गिवन है कि रूरल इंडिया में कितने परसेंट लोग जो गरीब हैं। शेड्यूल कास्ट में 31% लोग जो कि गांव में रहते हैं वो गरीब हैं। और एवरेज पॉवर्टी क्या है हमारे देश की, 21.9 है। तो आप देख रहे हैं एवरेज तो 21 है, बट जो ट्राइबल लोग, एसटी कम्युनिटी के लोग जो गांव में रहते हैं वो 45% उनमें से गरीब हैं। तो मतलब कितना ज़्यादा बड़ा गैप है एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं, या फिर जो कैजुअल लेबर होते हैं, वो हमारे देश की जो ओवरऑल गरीबी है ना उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा इन कम्युनिटीज़ का है, स्पेशली एससी और एसटी का। ये सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं अगर हम ओवरऑल देश की बात करें तो इसमें यही है कि यही बताया गया है ग्राफ में कि कौन कौन से लोग ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये यहाँ तक हमने देख लिया था। सिमिलरली 47% जो कैजुअल लेबर्स हैं, ये मतलब पूरा का पूरा जो ग्राफ है ना, यही ग्राफ बताया गया कि कैजुअल लेबर्स जो हैं वो कितने गरीब हैं। तो इसमें हम लोगों को ये डेटा बताया हुआ है कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे देश में। तो बेसिकली हमें इस ग्राफ से पता लगता है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गरीब है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग अपनी इंडिया की पॉवर्टी रेशियो से भी कंपेयर करें। तो जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं या फिर शहरों में भी जो कैजुअल लेबर्स हैं, जैसे कि आप जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स या फिर रिक्शा पुलर्स होते हैं, रैग पिकर्स जो कि कबाड़ वाले होते हैं, मतलब ये जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है हमारे देश में। अब ये देखिए एक स्टोरी है यहाँ पर। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है इनकी पॉपुलेशन में हम लोग गरीबी ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादा मतलब रिसेंट स्टडी जो हुई है उसमें हमें बताते हैं कि एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड जितने भी हैं, शेड्यूल कास्ट, रूरल, एग्रीकल्चर, वो लोग जो हैं उनकी पॉवर्टी जो है उनका हम लोगों ने 1990s के बाद पॉवर्टी रेट हर कास्ट में, हर क्लास ग्रुप में कम होते हुए देखा है। बट जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें गरीबी की रेखा मतलब गरीबी कम होने का जो ट्रेंड है ना वो कंपैरेटिवली बाकी सबसे थोड़ा धीमा है। मतलब गरीबी तो कम हो रही है देश में, बट जो एसटी कम्युनिटी है ना इसमें गरीबी धीरे कम हो रही है, ये आप समझ लीजिए। तो इन सोशल ग्रुप्स के अलावा अगर हम लोग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम देखें फैमिली में, मतलब फैमिली में एक फैमिली गरीब है, उस गरीब फैमिली में भी सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? तो सबसे ज़्यादा गरीब एक गरीब फैमिली में भी कौन होती हैं? विमेन, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, या फिर जो इन्फेंट होती हैं, बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं उनके गरीब होने की और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो या तो फैमिली के मेल मेंबर के पास जाता है जो एल्डर है, जो कमा रहा है, या फिर जो उस फैमिली का लड़का है, बच्चा जो मेल है। तो जो बच्चियां होती हैं फीमेल्स, या फिर जो विमेन होती हैं, या फिर जो एल्डरली लोग होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन की और भी ज़्यादा कमी होती है। तो जो विमेन है, चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल या फिर ओल्ड पीपल, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। मतलब पुअर में भी सबसे ज़्यादा पुअर, गरीबों में भी सबसे गरीब कौन है? विमेन, या फिर जो बच्चे हैं गर्ल चाइल्ड, या फिर फैमिली के जो बूढ़े लोग हैं वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं। तो इसमें हमें ये बताया गया है। अब यहाँ पे हमें बताते हैं स्टोरी ऑफ शिवारमन। तो स्टोरी ऑफ शिवारमन में ये है कि जो शिवारमन है वो एक विलेज है तमिलनाडु में, करूर में। वहाँ पे ये एक हैंडलूम क्या विलेज है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो बुनकर हैं उनकी फैमिली है, जिसमें लगभग 100 फैमिली इस विलेज में है। शिवारमन एक कॉबलर है, कॉबलर की कास्ट को बिलोंग करता है, जूते वाले जो होते हैं, है ना। और ये एग्रीकल्चर लेबरर की तरह काम करता है खेतों में, इसको 50 रुपये मिलते हैं दिन के, और ये भी लगभग 5-6 महीने के लिए होता है। इसके बाद इसे ऐसे ही इधर उधर कोई और जॉब्स करनी पड़ती है। इसकी वाइफ सेम काम करती है और उसको सेम काम के लिए इसकी वाइफ को खेत में 25 रुपये मिलते हैं। शिवारमन की फैमिली में 8 लोग हैं। 8 लोगों में से इनकी एक वाइफ है और इनकी मदर हैं जो कि 65 ईयर ओल्ड हैं, वो काफ़ी बीमार रहती हैं। इनकी बहन है जो कि 25 साल की है, और इनके जो हैं 4 बच्चे हैं जो कि 1 से 16 साल की एज के हैं। अब इनकी जो बहन है उसकी शादी नहीं ये कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है, और इनकी बहन से शिवारमन जो है, इनकी बहन और इनकी शिवारमन की वाइफ की बनती नहीं है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं इनके परिवार में। और कभी कभी जो शिवारमन है वो, तो देखिए वैसे तो शिवारमन की जो फैमिली है काफ़ी गरीब है, बट कभी कभी शिवारमन जो है दूध लेकर के आता है, और वो दूध किसको देता है? वो अपने बेटे को ही देता है, और फैमिली में किसी को भी नहीं। तो इससे हमें समझ में आता है कि विमेन, चिल्ड्रन, फीमेल चाइल्ड अपनी ही फैमिली में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, इंटर स्टेट का मतलब है अगर हम 2, 3, 4 कई स्टेट्स को कंपेयर करें तो उन कंपेयर्स में क्या क्या, उन स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो इंडिया में जो पॉवर्टी है ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन, मतलब इंडिया में पॉवर्टी का, गरीबी का एक और एस्पेक्ट भी है, वो है प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन द सेम
इज़ नॉट इन द सेम इन द एवरी स्टेट। तो मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं ना वो सारी की सारी स्टेट में बराबर नहीं है। कोई कोई स्टेट है जिसमें कम गरीब हैं और कोई स्टेट है, कोई हमारे देश का राज्य है जिसमें ज़्यादा गरीब हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें कि सक्सेस जो रेट है पॉवर्टी कम करने का वो भी काफ़ी अलग अलग है अलग अलग स्टेट्स में। रिसेंट हम लोग को पता लगता है कि अगर 21.9% हमारे देश में लोग गरीब हैं तो मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में ही ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग हैं। और बिहार और उड़ीसा तो मतलब सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट हैं। बिहार में 33% जो उनकी पॉपुलेशन है वो गरीब है और उड़ीसा में 37% उनकी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आती है। अलॉन्ग विथ पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी मतलब शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। अगर हम कंपेयर करें केरला से, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या वेस्ट बंगाल से, तो यहाँ पे गरीबों की संख्या बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अपने स्टेट में, अपने राज्य में गरीबी को कम करने में। तो पंजाब और हरियाणा मतलब काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं कि भाई उन्होंने गरीबी को काफ़ी कम कर दिया है अपने राज्यों में। केरला ने ज़्यादा फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, मतलब एक इंसान को एक रिसोर्स बनाया जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको अच्छी हेल्प दी जाए ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स का काम करे। इस फील्ड में केरला ने बड़ा अच्छा काम किया है। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, मतलब उन्होंने ज़मीन, जो लैंड होती है ना, ज़मीन होती है, उसमें काफ़ी अच्छे काम किए थे उसने, वेस्ट बंगाल ने। इसकी वजह से वहाँ पे गरीबी काफ़ी कम हो गई थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना फूड ग्रेन्स का, वो काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से गरीबों की संख्या कम हुई है। मतलब जो पीडीएस सिस्टम होता है जिससे गरीबों को राशन दिया जाता है, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छे से इसमें काम किया है, जिससे इनके प्रदेश में, इनके स्टेट में गरीबी काफ़ी कम हो गई है। अब जो आगे का चैप्टर है ना ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो वाला, और फिर आगे हम लोग कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।